Good afternoon to all of you. Welcome to GK class. Today I am going to tell you about endangered birds, and today we will do page number 20, 21, 22 and 23. First, open page number 20 in your GK book. As you can see in the screen that endangered birds are given to you. Endangered means birds that are in danger. That means these birds will not visible in near future. They will get extinct. Extinct means that means they will not remain further. मतलब फ्यूचर में ये बर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, इनके स्पीशीज़ नहीं बचेंगे. ये बर्ड्स जो हैं वो डेंजर में हैं. तो फर्स्ट आपको जो दिखाई दे रही है पिक्चर, दिस इज़ बंगाल फ्लोरिकन. बंगाल फ्लोरिकन इज़ अ endangered bird. Next is the long billed vulture. As you can see second picture, long billed vulture, this is endangered bird. And third is Himalaya quail. As you can see in third picture, this is Himalaya quail. This is also endangered bird. Next fourth is oriental stork. This bird is a oriental stork. Fifth picture, as you can see in your book, is forest owlet. This is also endangered bird. And the last is Sarus crane. So these are name of some birds that are endangered. That means in future they will get extinct. Now come to page number 21. Atmosphere of sphere. Given below are clues which describe these sphere ending words. Use the help box and write the correct word for each description given. Actually, Earth surface is spherical in shape. वैसे एक्चुअल में अर्थ की शेप स्फेरिकल नहीं है, इलिप्टिकल है. बट स्फीयर को आप इजीली मेज़र कर सकते हो, तो इसीलिए जो साइंटिस्ट हुए इन्होंने स्फेरिकल शेप ली. बट एक्चुअल में अर्थ की शेप कैसे इलिप्टिकल शेप है. बट फिज़िक्स में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, हम बताते हैं कि जो अर्थ की शेप है वो कैसे है, स्फेरिकल. क्योंकि स्फेयर का जो फॉर्मूला है एरिया को फाइंड आउट करने का, वो ईजी है इलिप्टिकल की बजाय. Now read first question. An imaginary line called equator divides the earth into two halves. This line is called hemisphere. ये आप SST में भी पढ़ते हो बेटा अपनी सोशल स्टडीज़ में. जो लाइन अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर. वाटर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रा मीन्स वाटर. वाटर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रो. हाइड्रो मीन्स वाटर. सो इट्स आंसर विल बी हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट थर्ड इज अ स्फेरिकल स्टोन स्टील वेसल यूज्ड फॉर डीप सी ऑब्जर्वेशन. सी को ऑब्जर्व करने के लिए आपको पता है कि जो सी का सरफेस है दैट इज़ वेरी डीप, और उस डीप सरफेस की स्टडी करने के लिए जो स्टील का वेसल यूज़ किया जाता है दैट वेसल इज़ कॉल्ड बाथिस्फीयर. So it is clear to you what is bathysphere? Bathysphere is a strong steel vessel used for deep sea observation. That means sea को observe करने के लिए use किया जाता है. Next fourth is a layer of atmosphere extended 1000 kilometer above the surface of earth which reflect radio waves. Radio waves जो अर्थ सरफेस में रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये जो स्फीयर है वो एक्सटेंड करता है 1000 किलोमीटर. मतलब आपकी अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर तक की हाइट पर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उस लेयर को क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर. क्लियर हुआ. 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उस लेयर को क्या बोला जाता है, आयनोस्फीयर. एंड आयनोस्फीयर क्या करती है,
इट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगी। अपर लेयर ऑफ अर्थ्स मैंटल हुज कैपेसिटी फॉर ग्रेजुअल फ्लो इज थॉट टू गिव राइज टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स मूव करना, वाटर में फ्लो करना। अर्थ की जो लेयर है, अपर लेयर, उस लेयर को क्या बोला जाता है? एस्थीनोस्फीयर। फिफ्थ में आपको क्या गिवन है? अपर लेयर ऑफ अर्थ्स मैंटल हुज कैपेसिटी फॉर ग्रेजुअल फ्लो इज थॉट टू गिव राइज टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अर्थ मैंटल की जो अपर लेयर है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फीयर। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट एंड एटमोसफियर ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्थ क्रस्ट का वो प्लेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई द एटमोसफियर। दैट मीन्स जो एटमोसफियर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्यूपाई कर रखे, मतलब जिस एटमोसफियर की रीजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। नेक्स्ट है क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, क्रस्ट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर। क्रस्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। लास्ट एट्थ इज द लेयर ऑफ एटमोसफियर नियरेस्ट द अर्थ इन विच वेदर चेंजेस अकर। वेदर जो चेंज होता है वो किस लेयर में होगा? ट्रोपोस्फियर में। अर्थ की जो डिफरेंट लेयर होती है, ये आप अच्छे से करते हो एसएसटी के अंदर, ये सारे एसएसटी के पार्ट है। लास्ट में क्या बताया आपने? एट्थ में एटमॉस्फेयर की जो लेयर अर्थ के नियर है, जहाँ पे वेदर चेंज होते हैं, दैट मीन्स अर्थ की जो लेयर जहाँ पे वेदर चेंज होंगे, उस लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। नाउ कम टू पेज नंबर 22. On page number 22, you have to fill this puzzles with the help of clues for a better understanding of space and space vehicles. मतलब स्पेस में जब जाते हैं तो क्या क्या वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो इस पजल में आपको कुछ क्लूज़ गिवन है, उन क्लूज़ की हेल्प से आपको फिल करना है। फर्स्ट इज इट इज़ एक्सर्टेड बाय द अर्थ विच मेक्स गेटिंग इनटू स्पेस डिफ़िकल्ट। अब आप स्टोन को थ्रो करते हो, बॉल को थ्रो करते हो, ये सब चीज़ें तो आपकी अर्थ सरफेस के बाहर आउटर स्पेस में नहीं जा पाती हैं। रीज़न किसकी वजह से नहीं जा पाती? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ क्या करती है? हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बट स्पेस में जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, वो सैटेलाइट कैसे लॉन्च करते हैं? क्योंकि जब उसको एक हायर वेलोसिटी के साथ, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर आवर। ये आप अभी 11th-12th में फिज़िक्स में करोगे बेटा। एस्केप वेलोसिटी होती है मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना कि वापस वो अर्थ सरफेस के अंदर एंटर ना करे और अर्थ के अराउंड मूव करता रहे। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? मैं एस्केप वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस पे वापस क्यों आता है? ग्रेविटी की वजह से। अर्थ क्या करती है? अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगी। बट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से थ्रो करो कि उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, तो फर्स्ट क्या बताओगे? अर्थ में जो भी ऑब्जेक्ट है, स्पेस में जाना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स अर्थ अपनी तरफ हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट गिवन है आपको सेकेंड अक्रॉस में, अ स्मॉल सील्ड एंड प्रेशराइज्ड कैबिन विद एन एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट ऑफन यूज्ड फॉर सेंडिंग मैन और एनिमल्स इनटू स्पेस। स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में स्टडी करने के लिए सोलर सिस्टम में, तो स्टडी करने के लिए जो मैन या फिर एनिमल्स भेजे जाते हैं, जैसे एक बार डॉग भी भेजा गया था, या फिर कुछ आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाते हैं स्पेस की स्टडी करने के लिए, तो एक कैबिन बना होता है। उस कैबिन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटर। ऑर्बिटर एक कैबिन है जहाँ पर वो स्पेस में बैठ करके उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, इट इज़ नोन टू बी द मोस्ट डेंजरस हैज़ार्ड इन स्पेस फ्लाइट।
स्पेस फ्लाइट में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है वो क्या है? फायर। समटाइम क्या होता है कि स्पेस फ्लाइट में क्या हो जाती है, फायर लग जाती है, जो बहुत डेंजरस है। इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द ऑर्बिटर इन स्पेस शटल वेयर द क्रू मेंबर्स वर्क एंड लाइव। क्रू मेंबर्स मीन्स जो टीम मेंबर्स, स्पेस में जो टीम जाती है, मतलब कुछ एस्ट्रोनॉट 6 या 7 साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस के अंदर स्टडी करने के लिए, और जो वो क्रू मेंबर्स, क्रू मीन्स जो टीम मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स वर्क करते हैं एक साथ रहते हैं स्पेस के अंदर। ऑर्बिटर के आगे एक पार्ट बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉकपिट। कहाँ रहते हैं वो सब? कॉकपिट के अंदर रहते हैं, वहाँ रह कर के एक साथ काम करते हैं कॉकपिट में। नेक्स्ट है 5th, इट इज़ डिटैचेबल कंपार्टमेंट ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट। स्पेस का जो क्राफ्ट का पार्ट है ये डिटैचेबल, डिटैच मीन्स अलग हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्पेस की कुछ और ज़्यादा डिटेल्स लेनी है तो उस डिटेल्स के लिए हम क्या करते हैं, समटाइम उसके साथ कुछ कैमरा लॉन्च कर देते हैं, उसको डिटैच कर देते हैं, मतलब अलग कर देंगे, वो फिर हमें अलग से इन्फॉर्मेशन देता रहता है स्पेस के बारे में, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। नेक्स्ट इज़ अ डिवाइस, 6th इज़ अ डिवाइस डिज़ाइन टू सप्लाई एंड होल्ड अ मिसाइल इन पोजीशन फॉर फायरिंग। इस डिवाइस के बारे में बताना है आपको। दिस डिवाइस इज़ यूज टू सप्लाई एंड होल्ड अ मिसाइल इन पोजीशन फॉर फायरिंग। दिस इज़ नोन एज लॉन्चर। लॉन्चर क्या करता है, जब लॉन्च की जाती है कोई भी मिसाइल तो उसमें से फायर निकलती है। आपने तो टीवी में देखा ही होगा, मिसाइल जब लॉन्च की जाती है तो उसमें से फायर निकलती है, तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? लॉन्चर। नाउ नेक्स्ट कम टू 7th डाउन। 7th is this space shuttle got disintegrated into pieces while re-entering the Earth's atmosphere on 1st February 2003 and this was कोलंबिया। आप सबको पता होगा कोलंबिया के बारे में। इसमें हमारी इंडिया की भी एक एस्ट्रोनॉट थी, कल्पना चावला। कल्पना चावला ने अपनी स्टडी कहाँ से की थी? करनाल से, ठीक है, करनाल के DSPS स्कूल, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल से। और उसके बाद फिर वो अमेरिका चली गई थी। अमेरिका के एस्ट्रोनॉट के साथ उन्होंने स्पेस की स्टडी की थी और वो सब कुछ करके भी आ गए थे स्टडी, बट अर्थ से थोड़ी सी ही फीट की डिस्टेंस पे ये जो है स्पेस इट गेट डिसइंटीग्रेटेड, मतलब पीसेस में ब्रेक हो गया था और सभी जो 7 एस्ट्रोनॉट गए थे दे गेट डाई इन ऑन 1st February 2003 and this was Colombia. Next 8th is garment designed to allow an astronaut to survive in space. मतलब स्पेस में जाने के लिए इनके स्पेशल एक गारमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं, स्पेस सूट। आपके भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट गारमेंट्स यूज़ करते हो, आप अपने क्लॉथ यूज़ करते हो, वैसे स्पेस में जाने के लिए उनके क्लॉथ अलग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पेस सूट। बिगेस्ट रॉकेट एवर बिल्ट, सबसे बड़ा जो रॉकेट है वो क्या है? सैटर्न। नेक्स्ट 10th इज इट इज़ अ चेकअप टाइम बिफोर अ स्पेस क्राफ्ट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ। जब लॉन्च किया जाता है स्पेस क्राफ्ट को तो चेकअप टाइम को क्या बोलते हैं? काउंटडाउन। काउंटडाउन बोलते हैं ना, काउंटडाउन स्टार्ट होती है। चेकअप मीन्स जब स्पेस में लॉन्च करने लगते हैं अर्थ से किसी भी सैटेलाइट को तो उसका टाइम को क्या बोला जाता है? काउंटडाउन। नेक्स्ट 11th इज ऑन सक्सेसफुल री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर द ऑर्बिटर फ्लाइज लाइक एन एरोप्लेन। जब कोई सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है ऑर्बिटर, वापस अर्थ सरफेस में एंटर करेगा तो वो कैसे मूव करता है? एरोप्लेन की तरह। नेक्स्ट 12th इज दिस इज़ पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय अमेरिका इन 1990। अमेरिका ने 1990 में एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था, पावरफुल टेलीस्कोप स्पेस में। टेलीस्कोप क्या करता है? आपको जो दूर की ऑब्जेक्ट है उनकी पिक्चर्स को दिखाता है क्लियरली, ठीक है। टेलीस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ सी टू फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है हमसे उन ऑब्जेक्ट की क्लियर पिक्चर देता है हमें टेलीस्कोप। तो जो अमेरिका ने टेलीस्कोप लॉन्च किया था दैट वाज हबल।
Hubble Space Telescope, launched by America in 1990. Next 13 is, it is the fuel used in rocket set off by Chinese soldiers about 700 years ago. चाइनीज़ सोल्जर्स ने अब 700 ईयर्स पहले जो रॉकेट में फ्यूल यूज़ किया था, दैट वाज गन पाउडर. किसका यूज़ किया था उन्होंने? गन पाउडर. नेक्स्ट 14 इज़, इट इज़ अ स्पेस क्राफ्ट सेंट ऑन मिशंस टू स्टडी वेरियस बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के में जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए जो स्पेस क्राफ्ट सेंड किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेस प्रोब. आपको पता है कि सोलर सिस्टम में आपके मेन 8 प्लैनेट्स हैं. सन है. प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. और वहाँ पर कुछ अदर बॉडीज़ भी हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं. तो उनको स्टडी करने के लिए जो क्राफ्ट सेंड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेस प्रोब. लास्ट 15 इज़, इट इज़ अ फ्यूल, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल अलोंग विद लिक्विड ऑक्सीजन इन स्पेस शटल. स्पेस शटल में लिक्विड ऑक्सीजन के साथ जो फ्यूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन के साथ में और किसका यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन का. सो योर पेज नंबर 20, 21, 22 एंड 23 आर कंप्लीट. राइट आंसर ऑफ पेज 23 on page number 22. So write and learn these topics. Okay beta, and have a nice day.